हम बहुत खतरनाक सिचुएशन में फंस गए हैं अली। कहीं सचमुच ये कमरे हमारे लिए चूहेदान ही साबित ना हो। मैंने कहा अब अपनी मर्जी से तो इस सूरत हाल से नहीं निकल सकते, लिहाजा तुम भी बेफिक्री ओढ़ लो और लंबी तान कर सो जाओ। तहजीब हंस पड़ी, बोली चले थे नायमा बर्क, फवाद और हसन नासिर को छुड़ाने और खुद इस जंजाल में फंस गए। मैंने कहा कभी यूं भी हो जाता है तहजीब, लेकिन हमारी कोशिशें तो बहरहाल जारी रहेंगी, नतीजा खा कुछ ही क्यों न निकले। तहजीब ने अजीब से लहजे में कहा, एक बात पूछूं अली, बताओगे? मैंने तरंग में कहा, 10 बातें पूछो, लेकिन तुम्हें कोई बात पूछने के लिए इजाजत लेने की जरूरत कब से पड़ गई? तहजीब ने एक ठंडी सांस लेकर कहा, तुम हमेशा मुझसे कुछ न कुछ छुपाते रहे हो, कभी पूरी बात नहीं बताते, ये तुम्हारी आदत है। मैं हंस पड़ा, कहा यकीनन तुम मौजूदा सूरत हाल के बारे में कुछ पूछना चाहती हो। वो बोली, हाँ, मेरे सवाल का ताल्लुक मौजूदा सूरत हाल से ही है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि तुम सही बात बताओगे। मैंने आंखें निकाली, कहा अरे बाबा कह तो दिया, बताऊंगा, पूछो क्या पूछना है। तहजीब मुस्कुराई, बोली नाराज क्यों हो रहे हो? ये बताओ क्या ये मुमकिन नहीं है कि वो लोग हमारे बारे में तफ्तीश करके मालूम कर लें कि हमारे नाम पते सब कुछ जाली हैं? मैंने कहा बिल्कुल मुमकिन है, बल्कि इसका इम्कान बहुत ज्यादा है। अगर उन्होंने तफ्तीश कर ली तो उन्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। वो बोली अगर उन्हें ये मालूम हो गया कि हमने फर्जी नाम पते लिखवाए हैं तो क्या वो हमें गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं करेंगे? मैंने इस बात में सर हिलाया, कहा बिल्कुल करेंगे। वो बोली ऐसी सूरत हाल में हमारे फरार होने के क्या इम्कानात होंगे? मैंने कहा न होने के बराबर। तहजीब ने कहा तो क्या हम यूं ही गिरफ्तार हो जाएंगे? मैंने कहा इसके अलावा कोई और चारा भी तो नहीं है, फरार होने की कोशिश करके हम सरासर नुकसान में रहेंगे। तहजीब झुंझला गई, बोली तुम आखिर इतने मुतमईन क्यों हो? यकीनन तुम्हारे जहन में कुछ है, वरना तुम इतने मुतमईन न होते। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा तो तुम ये पूछना चाह रही थी? हाँ तहजीब, अगर हम गिरफ्तार हो ही गए तो वो हमें ज्यादा देर कैद नहीं रख सकेंगे, मजबूरन उन्हें फॉर्मूलों के बारे में बताना पड़ेगा। तहजीब उछल पड़ी, बोली वाकई ये तो सामने की बात है, अगर ऐसा हुआ तो मजा ही आ जाएगा। CIA वाले भी क्या याद करेंगे कि किससे पाला पड़ा है। इसी तरह बातें करते करते हम सो गए। रात सुकून से गुजर गई। सुबह का नाश्ता हमने कमरे में ही किया। नाश्ते के बाद मैं कमरे से बाहर निकला तो मैंने देखा कि सामने वाले कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। कमरे में रखी हुई ड्रेसिंग टेबल के आईने में एक शख्स नजर आ रहा था जो गालिबन अखबार पढ़ रहा था, लेकिन मुझे ये समझने में जरा दिक्कत नहीं हुई कि उस शख्स का ताल्लुक CIA से है और इस तरह हमारी निगरानी की जा रही है। CIA वालों से कुछ बैद नहीं था। यह भी मुमकिन था कि इस वक्त होटल का हर मुलाजिम उनके लिए काम कर रहा हो। मैं बेपरवाही से बड और जाहिर वाले कमरे की तरफ बढ़ गया। जाहिर कमरे में ही मौजूद था। उसने बताया कि अभी तक बड की वापसी नहीं हुई है। इस इत्तला में तशवीश की कोई बात नहीं थी, मगर अब उसे वापस आ जाना चाहिए था। मैं ये सोच ही रहा था कि बड वापस आ गया। मैंने गौर से उसे देखा। उसकी आंखों से कतई जाहिर नहीं हो रहा था कि रात उसने जाग कर गुजारी है। बड ने कहा, ओहो तुम यहाँ हो चीफ, अभी मैं तुम्हारी ही तरफ जाता, रात तो मजा ही आ गया। मैंने कहा तफसीली रिपोर्ट पेश करो। वो बोला ये ज्यादती है चीफ, तुमने खुद ही तो कहा था कि ऐश करो, अब खुद ही बाज पुरस भी कर रहे हो। मैंने कहा अहमकाना बातें मत करो, ये बताओ कि रात तुम कहाँ गए थे और तुम्हारा ताक़ुब कब तक किया गया? वो बोला कई नाइट क्लबों के चक्कर लगाने के बाद एक लड़की मुझे मिल गई, मैं उसके फ्लैट पर चला गया। बहुत गरीब लड़की है बेचारी। मैंने कहा लड़की के हालात बयान करने की बजाय काम की बात करो, मुझे उस लड़की के हालात जानने से कोई दिलचस्पी नहीं। वो बोला हाँ, तो उस लड़की के फ्लैट पर जाने तक ये लोग साई की तरह मेरे साथ लगे रहे। उन्होंने खुद को छुपाने की कोशिश नहीं की। फिर उन्होंने फ्लैट को घेरे में ले लिया। जाहिर ने चौंक कर पूछा, घेरे में लेने का क्या मतलब हुआ? बट ने कहा वो निगरानी ही कर रहे थे, लेकिन इस तरह कि उनकी नजरों में आए बगैर फ्लैट से बाहर निकलना मुमकिन नहीं था। मैंने बट को घूरते हुए कहा, तो तुमने सारी रात उसके फ्लैट पर गुजार दी? वो बोला नहीं चीफ, वहां तो मजबूरन आ गया था, आखिर सेहत के लिए सोना भी तो जरूरी है। 5 बजे मैं उस फ्लैट से निकलकर एक पार्क में चला गया। वो लोग मुसलसल मेरे पीछे लगे हुए थे। पार्क में 1 घंटा जॉगिंग और दीगर मुख्तलिफ वर्जिशें करने के बाद मैं फिर घूमने निकल खड़ा हुआ। नाश्ता जिस होटल में किया वो यहाँ से बहुत दूर है, अब वहीं से आ रहा हूँ। मैंने मुतमईन अंदाज में कहा, ठीक है बट तुमने अपना किरदार बहुत अच्छी तरह निभाया, अब अगर नींद पूरी करना चाहो तो सो जाओ, उठने के बाद फिर घूमने निकल जाना और इस बार जाहिर को साथ लेते जाना। कुछ देर साथ घूमने के बाद तुम लोग अलग हो जाना, थक जाओ तो वापस आ सकते हो। बड ने सर हिलाकर कहा, बड कभी नहीं थकता चीफ, लेकिन इस तरह घूमने से रकम बहुत खर्च होती है। मैंने कहा शायद तुम ये कहना चाहते हो कि रात वाले पैसे खत्म हो गए। मैंने जेब से मजीद नोट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाए, कहा ये रख लो, लेकिन ख्याल रहे कि शाम 7 बजे तक लाजमन वापस आ जाना। मैंने अपने कमरे में वापस आकर तहजीब को सारी बातों से आगाह कर दिया। मेरी बातें सुनकर तहजीब ने पूछा, तुम बड और जाहिर के जरिए उन लोगों को क्या तासुर देना चाहते हो? मैंने कहा वो दोनों वाशिंगटन की सैर कर रहे हैं और हम दोनों को वाशिंगटन की सैर करने की जरूरत नहीं है।
तहजीब ने यूं ही रवा रवी में पूछा, क्यों? हम दोनों इस ज़रूरत से क्यों बेनियाज हैं? मैंने बड़ी मासूमियत से कहा, हमारे पास फुर्सत जो नहीं है, हम दोस्त हैं और यहाँ कोई मुदाखलत करने वाला नहीं है। तहजीब चेंप गई, बोली, मैं नहीं रुकूंगी अब कमरे में। इस तरह तो वाकई उन लोगों पर यही तासुर पड़ेगा। मैंने कहा, इस वक्त तो तुम्हारा जो जी चाहे करो, लेकिन शाम 7 बजे मुझे तनहा छोड़ देना, मैं हेलन से अकेले मिलना चाहता हूँ। तहजीब ने मुझे गौर से देखा, क्यों? क्या कोई खास आइडिया है तुम्हारे जहन में? मैंने कहा, सिर्फ इतना कि तुम्हारी मौजूदगी में शायद वो खुलकर गुफ्तगू न करे। जब वो चली जाए तब तुम वापस आना। तहजीब ने तफहीमी अंदाज में सर को जुम्बिश दी। शाम तक कोई खास वाकया रूनुमा न हुआ। निगरानी करने वाले बदस्तूर मौजूद थे। दोपहर का खाना हमने डाइनिंग हॉल में खाया। निगरानी करने वाले साई की तरह हमारे साथ लगे हुए थे। खुद को छुपाने की कोशिश करने की बजाय वो खुद को नुमायां कर रहे थे। शायद उनका मकसद ये रहा हो कि हमें ज्यादा से ज्यादा हरासा किया जाए। शाम 6 बजे के बाद बड और ज़ाहिर वापस आए। मैंने उन दोनों को अपने कमरे में बुलाया और कहा, जब तक हेलन वापस न चली जाए तुम दोनों अपने कमरे में रहोगे। तब भी तहजीब तुम्हारे साथ ही रहेगी। अपने कमरे में गुफ्तगू करते हुए तुम लोग बहुत मोहतात रहना। मुझे खदशा है कि अब वहाँ होने वाली गुफ्तगू कहीं और भी सुनी जा सकेगी। बड ने पूछा, ये शुबा तुम्हें कैसे हुआ चीफ? मैंने कहा, तुम लोग तमाम दिन गायब रहे हो। तुम्हारी अदम मौजूदगी में उन लोगों ने यकीनन वहाँ कोई ऐसा आला छुपा दिया होगा जिसके जरिए वहाँ होने वाली गुफ्तगू से बाखबर रह सकें। बड ने कहा, ये कोशिश इस कमरे के लिए भी तो की जा सकती थी। क्या तुम लोगों ने कमरा नहीं छोड़ा? मैंने कहा, हम दोनों ने दोपहर का खाना डाइनिंग हॉल में खाया था, लेकिन हमारी अदम मौजूदगी में कोई कमरे में दाखिल नहीं हुआ। मैंने ऐसा इंतजाम कर लिया था कि अगर कोई कमरे में दाखिल होता तो मुझे उसका पता चल जाता। वो तीनों चले गए और मैं हेलन का इंतजार करने लगा। मुझे ज्यादा देर इंतजार न करना पड़ा। ठीक 7 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला। हेलन दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, हाय। मैंने भी जवाबन उसे हेलो कहा, वक्त की बहुत पाबंद हो। मुझे बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना पड़ा। आओ अंदर आओ। हेलन कमरे में आई और सोफे पर बैठ गई। उसने कहा, वक्त की पाबंदी के मामले में मैं बिल्कुल अंग्रेज हूँ। मैंने उसके मुकाबिल बैठते हुए कहा, बहुत अच्छी बात है, मैं खुद भी इस बात का कायल हूँ। कल तुम खैरियत से पहुंच गई थी। उसने बड़ी मासूमियत से कहा, हाँ, मुझे भला क्या खतरा हो सकता था? मैं हैरान रह गया। उसके अंदाज में तसन्नो नहीं था, गोया वो इस बात से लाइल थी कि हमारी निगरानी की जा रही है। मैंने कहा, जौहरी तवानाई के इदारे के मुलाजिमीन किसी वक्त भी किसी खतरे की जद में आ सकते हैं। हेलन चौंक पड़ी। उसने सरसराती हुई आवाज में पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मैंने कहा, रात तुम्हारे जाने के बाद मैडम जैकलीन जहाँ तशरीफ लाई थी, उन्हीं की जबानी मालूम हुआ। हेलन उलझे हुए अंदाज में बोली, जैकलीन यहाँ आई थी? मगर वो यहाँ क्यों आई थी? मैंने पूछा, तुम उसे जानती हो? वो बोली, क्यों नहीं जानूंगी, वो हमारे यहाँ सिक्योरिटी स्टाफ की इंचार्ज है, बहुत कम बाहर निकलती है। मैंने कहा, जाहिर है जब तुमने उसे रात के वाक़े से आगाह किया होगा तो। वो बोली, मैंने उसे कुछ नहीं बताया, मेरी तो उससे मुलाकात तक नहीं हुई, और एक उससे क्या, मैंने तो किसी को भी कुछ नहीं बताया। मैं हैरान रह गया। अगर हेलन ने किसी को कुछ नहीं बताया था तो फिर जैकलिन को ये कैसे मालूम हुआ कि हेलन ने आज मेरे पास आने का वादा किया है? मैं बहुत तेजी से सोच रहा था। जब हेलन ने मुझसे ये बात की थी उस वक्त हमारे नजदीक कोई मौजूद नहीं था, वरना मैं ये सोचकर मुतमईन हो जाता कि हेलन की निगरानी करने वालों में से किसी ने हमारी गुफ्तगू सुनकर जैकलिन तक पहुंचा दी होगी। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं हुआ था, इसलिए यही सोचा जा सकता था कि उसके पास कोई ऐसी चीज जरूर है जिसके जरिए उन लोगों तक आवाजें पहुंच जाती हैं। इस नतीजे पर पहुंचने के बाद मेरे लिए ये समझना मुश्किल नहीं रहा कि उन्होंने एहतियातन ऐसा किया होगा, और ऐसी कोई भी चीज छुपाने के लिए हेलन का पर्स बेहतरीन जगह थी। मैंने कहा, मैं सोच रहा हूँ उस बुढ़ी खूसट जैकलिन को भाड़ में झोंको, तुम अपने बारे में बताओ। हेलन ने बेबाकी से मुस्कुरा कर कहा, सिर्फ बातें? मैंने मानीखेज अंदाज में कहा, बातें भी, और होंठों पर उंगली रख कर हेलन को खामोश रहने का इशारा किया। हेलन ने कुछ न समझने वाले अंदाज में मेरी तरफ देखा। मैंने उसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर एक कागज पर लिखा, हेलन, मुझे शुबा है कि तुम्हारे पर्स में जासूसी का कोई आला मौजूद है, लिहाजा अब हम गैर मुतल्लिक बातें करेंगे, बाकी बातें नीचे डाइनिंग हॉल में होंगी। चलते वक्त अपना पर्स यहीं छोड़ जाना। हेलन हैरत से मुझे लिखते देखती रही, फिर मैंने कागज उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने मेरी लिखी हुई इबारत पढ़ी और उसकी आंखें हैरत से फैल गईं, लेकिन उसने जहानत का सबूत दिया और हंस कर बोली, ये सोचने का वक्त नहीं है डियर, तुम बार बार किस सोच में डूब जाते हो। मैंने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि पहले डिनर कर लें, क्या ख्याल है? वो बोली, मैं क्या कह सकती हूँ, मैं तो तुम्हारी मेहमान हूँ। मैंने कहा, अच्छा ये बताओ डिनर के लिए कमरा मौजूद रहेगा या? वो बोली, नहीं, डिनर का लुत्फ तो डाइनिंग हॉल में ही आएगा। मैंने कहा, तो चलो पहले डिनर कर लें, और मैं हेलन के साथ कमरे से निकल आया। हेलन ने अपना पर्स कमरे में ही छोड़ दिया था और अब हम गुफ्तगू करने के लिए आजाद थे। हेलन ने राहदारी में ही पूछा, तुमने क्या लिखा था?
मैं पूरी तरह नहीं समझ सकी। मैंने कहा बताता हूँ। इतनी जल्दी क्या है, पहले डाइनिंग हॉल में पहुंचकर सुकून से बैठ तो जाएं। हेलन असल बात मालूम करने के लिए खासी मुस्तरिब थी। डाइनिंग हॉल की एक मेज पर बैठते ही उसने फिर अपना सवाल दोहराया। मैंने कहा तुमने किसी से तस्करा किया था कि आज शाम 7 बजे तुम मेरे पास आओगी? वो बोली नहीं, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैंने इस ज़िम्न में किसी से कोई बात नहीं की। मैंने कहा लेकिन जैकलिन को मालूम था कि तुम आज मुझसे मिलने आ रही हो। सवाल यह है कि ये बात उसके इल्म में कैसे आ गई? यकीनन तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज मौजूद है जिसके जरिए उन तक आवाजें पहुंच सकती हैं, और मुमकिन तौर पर वो चीज तुम्हारे वैनिटी बैग में ही हो सकती है। इसके अलावा और कोई बात तो समझ में नहीं आती। हेलन का मुंह मारे हैरत के खुल गया। उसने गुस्सीले लहजे में कहा, मुझे ये बात पसंद नहीं है कि इस तरह मेरी गुफ्तगू सुनी जाए। मैंने कहा क्या मुलाजिमत के वक्त तुम्हें बताया नहीं गया था कि इस मुलाजिमत के दौरान तुम्हें कितनी पाबंदियां बर्दाश्त करनी होंगी? वो बोली नहीं, मुझे ये हरगिज नहीं बताया गया था कि मेरी जासूसी इस तरह भी की जाएगी। अगर मुझे ये इल्म होता तो मैं हरगिज मुलाजिमत ना कबूल करती। फिर उसने यकबयक चौंक कर पूछा, लेकिन तुम कौन हो? मैंने हंसकर कहा, तुम गलत समझ रही हो। मेरा ताल्लुक उन लोगों से नहीं है और ना ही ये किसी किस्म का इम्तिहान है। वो बोली तब भी मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि तुम कौन हो और जैकलिन तुम्हारे पास क्यों आई थी? मैंने कहा मैं तन्हा नहीं हूँ हेलन, मेरे 3 साथी और भी हैं और तीनों इसी होटल में मुकीम हैं। तुम्हारी मदद करने के जुर्म में कल रात हम सबसे पूछगिछ की गई और उस वक्त से मुस्तकिल हमारी निगरानी की जा रही है। वो बोली पूछगिछ क्यों की गई? वो तुमसे क्या मालूम करना चाह रहे थे? मैंने कहा उनका ख्याल था कि तुम्हारा पर्स मैंने ही गायब करवाया है और ये तुमसे तारुफ हासिल करने का एक तरीका था, नीज ये कि हम लोग किसी किस्म की तकरीबी सरगर्मी में मुलव्विस हैं। वो बोली ओह फिर क्या हुआ? मैंने कहा कुछ भी नहीं। उनकी सारी बातें मफरूजों पर मबनी थीं, लिहाजा वो कुछ भी साबित न कर सके। लेकिन इसके बाद उन्होंने हमारी निगरानी शुरू करवा दी। हेलन ने कहा मैं अपना वैनिटी बैग चेक करूंगी एलन, अगर उसमें वाकई जासूसी का कोई आला निकल आया तो मैं मुलाजिमत छोड़ दूंगी। मैंने कहा तुम गलती करोगी हेलन, इस किस्म के जज्बाती कदम नहीं उठाने चाहिए। वो गुस्सीले लहजे में बोली लेकिन मैं इसे पसंद नहीं करती। मैंने कहा बात पसंद नापसंद की नहीं है, ये सोचो कि इस तरह तुम्हें कितना तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अगर किसी वक्त तुम किसी मुश्किल में फंस गईं तो उन्हें फौरन इल्म हो जाएगा और वो तुम्हारी मदद को पहुंच सकेंगे। हेलन ने बेजारी से कहा ठीक है, मैं इस पर गौर करूंगी। मैंने वेटर को डिनर के लिए ऑर्डर नोट कराया और डिनर के दौरान मैंने उससे कहा तुम शायद मिस्टर ग्रे होल्डिंग की पर्सनल सेक्रेटरी की हैसियत से मुलाजिमत कर रही हो। हेलन ने चौंक कर पूछा तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मैंने कहा तुम्हारी सिक्योरिटी चीफ की मेहरबानी से, ये इत्तला भी उन्हीं की फराहम करता है। हेलन ने मुंह बनाकर कहा मेरी समझ में नहीं आता, मुझसे तो कहा गया था कि मुझे आम लोगों से अपनी हैसियत पोशीदा रखनी होगी और सिक्योरिटी चीफ साहिबा का ये आलम है कि खुद वो इस किस्म की मालूमात गैर मुतल्लिका लोगों को फराहम करती फिर रही हैं। मैंने कहा मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इस सिलसिले में मिस्टर ग्रे होल्डिंग से बात की जाए। हेलन ने कहा वो तो मैं करूंगी, उनके इल्म में लाना जरूरी है कि सिक्योरिटी चीफ खुद ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी की मुर्तकिब हो रही है। मैंने कहा यह मुनासिब नहीं रहेगा, सिक्योरिटी चीफ तुम्हारी दुश्मन हो जाएगी, मुमकिन है बदला लेने के लिए वो तुम्हें किसी चक्कर में ही फंसा दे। हेलन मुत्तफक्किराना अंदाज में बड़बड़ाई, बोली बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ये बात उनके इल्म में लाना भी जरूरी है। मैंने कहा अगर तुम उनसे मेरी मुलाकात करा सको तो ये काम मैं करने को तैयार हूँ। हेलन खुशी से तकरीबन उछल पड़ी। हेलन ने कहा ये ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ ग्रीन क्लब तक चलना पड़ेगा। मैंने कहा तुम्हारे फायदे के लिए तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ, ग्रीन क्लब तो बहुत अच्छी जगह होगी। मेरी बात सुनकर हेलन मुस्कुराई, बोली अच्छी जगह क्या, बस आम क्लबों की तरह है और सिर्फ मेंबरों के लिए मखसूस है। मैंने इस्तराब जाहिर किया, तो फिर मैं वहाँ कैसे जा सकूंगा? वो बोली मैं भी उस क्लब की मेंबर हूँ, तुम्हें साथ लेकर चलूंगी। क्लब के कवायद के मुताबिक एक मेंबर के साथ एक मेहमान आ सकता है। मैंने कहा लेकिन ये क्या जरूरी है कि वहाँ मिस्टर ग्रे होल्डिंग से मुलाकात हो ही जाए? वो बोली जरूरी है, उनका मामूल है कि वो रात 9 बजे के बाद कम से कम 1 घंटा जरूर क्लब में गुजारते हैं। मैंने सुकून का सांस लिया। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद मिस्टर ग्रे होल्डिंग से मुलाकात की सूरत निकल आई थी। मालूम नहीं जैकलिन ने होटल में लिखवाए गए हमारे नाम और पतों की तस्दीक करने की जहमत भी गवारा की थी या नहीं, लेकिन उनकी तरफ से खामोशी इसी बात की गम्मास थी कि जैकलिन ने इस पहलू को गैर अहम समझकर नजरअंदाज कर दिया है, वरना वो खामोश न बैठती। डिनर के बाद मुझे हेलन के साथ जाना था और होटल से गैर हाजिरी के बारे में तहजीब को मुत्तला करना जरूरी था। चुनाचे मैं हेलन से माजरत करके उठा और बड के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने तहजीब को बाहर बुलवाया और जल्दी जल्दी उसे सारी बात बताकर हिदायत दी और फिर हेलन के पास वापस आ गया। मैंने हेलन से कहा यहाँ से चलते वक्त तुम अपना पर्स साथ लेना, जाहिर है उसके बाद हमें गुफ्तगू करते हुए मोहतात रहना होगा। मुझे मिस्टर ग्रे होल्डिंग से मिलवाने के बाद तुम वापस चली जाना।
मैं खुद उनसे बात कर लूंगा। हेलन ने कहा, लेकिन वो तो वहाँ सिर्फ ब्रिज खेलते हैं। अगर तुम ब्रिज खेलना जानते हो तो मिस्टर ग्रे होल्डिंग की कुर्बत भी हासिल कर सकोगे और वो तुम्हारी बात को अहमियत भी देंगे। मैंने कहा, बेफिक्र रहो, तुम्हारी खातिर मैं ब्रिज भी खेल लूंगा। 8:45 बजे के करीब हम होटल से बाहर आए और 9 बजकर कुछ मिनट पर हम ग्रीन क्लब के कंपाउंड में टैक्सी से उतर रहे थे। हेलन की वजह से क्लब में दाखिल होना मुश्किल साबित नहीं हुआ। मिस्टर ग्रे होल्डिंग एक मेज पर बैठे नजर आ गए। मेज के गिर्द 2 अफराद और भी नजर आ रहे थे, मगर मिस्टर ग्रे होल्डिंग के मुकाबिल वाली कुर्सी खाली थी, जिसका मतलब था कि उनका पार्टनर अभी तक नहीं पहुंचा है और ये एक खुशाइंद बात थी। हेलन को देखकर मिस्टर ग्रे होल्डिंग ने इजहार शनासाई के तौर पर सर को हल्की सी जुम्बिश दी। बोले, आज तुम कैसे इधर आ निकली बेबी? हेलन ने कहा, इनसे मिलिए जनाब, ये एलन ग्राहम हैं, मेरे दोस्त, ब्रिज के बहुत शौकीन हैं। मिस्टर ग्रे होल्डिंग ने बड़ी गर्मजोशी से मुझसे मुसाफा किया। बोला, ओह, आज हमारा पार्टनर नहीं आया, अगर तुम पसंद करो तो हमारे साथ ब्रिज खेलो। मैंने उनके मुकाबिल बैठते हुए कहा, जरूर मिस्टर ग्रे होल्डिंग, मुझे ब्रिज का शौक जरूर है, लेकिन ये खेल इतना मुश्किल है कि मैं इसे पूरी महारत के साथ नहीं खेल पाता। मिस्टर ग्रे होल्डिंग ने कहा, हम सभी शौकिया खेलते हैं, यहाँ कौन माहिर है। उसके बाद खेल शुरू हो गया। हेलन एक कुर्सी खींचकर मेरे बराबर बैठ गई, लेकिन आधे घंटे के बाद वो उठ गई। उसने कहा, एलन मैं चलती हूँ, तुमसे फिर कब मुलाकात होगी? मैंने कहा, कल शाम को आ जाना, और हेलन बाय बाय कहकर चली गई। उसके मजीद आधे घंटे के बाद मैंने मिस्टर ग्रे होल्डिंग से माजरत चाही। उन्होंने कहा, बस एक डील और खेल लो, फिर मैं भी जाऊंगा, और मैं आखिरी डील खेलने बैठ गया। ब्रिज टेबल पर मैंने कोई करतब नहीं दिखाया, बस शराफत से खेलता रहा। आखिरी डील खेलकर मेरे साथ मिस्टर ग्रे होल्डिंग भी उठ गए। मैंने उनके साथ चलते हुए कहा, क्या आप अपने वक्त में से चंद मिनट मुझे दे सकेंगे? मैं आपसे तन्हाई में गुफ्तगू करना चाहता हूँ। वो चलते चलते रुक गए। उन्होंने एक गोशे की तरफ इशारा किया, आओ उस टेबल पर बैठते हैं। वहाँ कई मेजें खाली थीं। मैंने बैठने के बाद कहा, मैं खास तौर पर आपसे मिलने के लिए क्लब आया था, वरना ब्रिज से मुझे कोई खास दिलचस्पी नहीं है। वो बोले, लेकिन तुम खेलते बहुत अच्छा हो, अगर बाकायदगी से खेला करो तो मुमकिन है नेशनल चैंपियनशिप में भी हिस्सा ले सको। मैंने कहा, मुझे ब्रिज से कहीं ज्यादा अहम काम सर अंजाम देने होते हैं मिस्टर ग्रे होल्डिंग, वरना मैं आपके मशवरे पर जरूर अमल करता। वो बोला, खैर तो तुम मुझसे क्या बात करना चाहते थे? मैंने कहा, इस बात का ताल्लुक जौहरी तवानाई के कुछ फॉर्मूलों से है, और आप भी जौहरी तवानाई से मुतल्लिक महकमे में हैं। वो बोला, मैं समझा था कि तुम कोई निजी नौयत की गुफ्तगू करोगे। माफ करना दोस्त, मैं क्लब में सरकारी नौयत की बातें करना पसंद नहीं करता। मैंने कहा, आपको अपनी पसंद बालाए ताक रखना होगी, इसलिए कि मामला बहुत गंभीर है, कौमी सलामती दाव पर लगी हुई है। मिस्टर ग्रे होल्डिंग ने चौंक कर कहा, क्या कह रहे हो तुम? इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू का नतीजा जानते हो? मैंने कहा, मैं कुछ नहीं जानता जनाब, मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि जो मसला दरपेश है उसके सिलसिले में किससे मिलना चाहिए, और फिर किसी बड़े अफसर से मिलना किस कदर मुश्किल होता है, इससे तो आप वाकिफ ही होंगे। वो बोला, तुम्हें जो कुछ कहना है जल्दी से कह डालो, अगर तुमने मेरे साथ ब्रिज न खेला होता तो शायद मैं ये भी न करता। मैंने कहा, इस इनायत के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। दरअसल मैं ये बताना चाहता था कि जौहरी हथियारों के चंद फॉर्मूले चोरी कर लिए गए हैं। मिस्टर ग्रे होल्डिंग ने चौंक कर मुझे देखा, फिर हंस पड़े। बोले, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम किस कदर नाकाबिले यकीन बात कह रहे हो। मैंने कहा, और आपको ये अंदाजा नहीं है कि अगर वो फॉर्मूले किसी गलत आदमी के हत्थे चढ़ गए होते तो इसका नतीजा क्या निकल सकता था। मिस्टर ग्रे होल्डिंग एक लम्हे के लिए संजीदा नजर आए, फिर दोबारा बेएतबारी ने उनके चेहरे पर बसेरा कर लिया। बोले, सच बताओ, तुम कौन हो? कहीं तुम कोई तजुर्बा करने के चक्कर में तो नहीं हो? मुझे तो तुम कोई राइटर लगते हो। मैंने सुना है कि बहुत से राइटर इस जुनून में मुब्तला होते हैं कि हकीकत से करीब तर लिखें, और इस धुन में वो बाज़ औक़ात अजीब अजीब हरकतें कर गुजरते हैं। मुमकिन है ये तुम्हारे किसी नॉवल का प्लॉट हो और तुम्हें इसके लिए किसी किस्म का मवाद दरकार हो। मैंने कहा, आप एक जिम्मेदार आदमी हैं मिस्टर ग्रे होल्डिंग, मुझे तवक्को नहीं थी कि आप इतनी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू का मुजाहरा भी कर सकते हैं। वो बोला, ये बात तुम सिर्फ इसलिए कह रहे हो कि फार्मूलों के हिफाजती इंतजाम से वाकिफ नहीं हो, फार्मूलों की चोरी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। मैंने कहा, पहले आपको मुझसे पूरी बात पूछनी चाहिए थी, उसके बाद मेरी बातों की तस्दीक करनी चाहिए थी, फिर अगर आप कोई फैसला करते तो मैं मान लेता कि आप एक जिम्मेदार अफसर हैं, लेकिन ये तर्ज अमल तो बहुत दिलशिकन है। ग्रे होल्डिंग ने एक तवील सांस लेकर कहा, ठीक है मिस्टर एलन ग्राहम, तुम्हें जो कुछ भी कहना है कम से कम अल्फाज में कह डालो, उसके बाद मैं सोचूंगा। मैंने कहा, शुक्रिया। मैं ये तो नहीं बता सकता कि फॉर्मूले किस तरह चोरी कराए गए होंगे, क्योंकि इस बात से मैं खुद भी लाइल्म हूँ, लेकिन ये मुझे मालूम है कि फॉर्मूले हारूत राबील ने चोरी कराए थे। ग्रे होल्डिंग की आंखों में हैरत के आसार नजर आए, मगर उन्होंने कोई तबसरा न किया और मैंने अपना बयान जारी रखा। हारूत राबील की तहवील में एक जर्मन साइंसदान था जिसका नाम डी फॉस्टर था।
हारूत राबील का इरादा था कि इन फार्मूलों के जरिए हथियार तैयार करा के फरोख्त करेगा। इस तरह उसकी आमदनी में सैकड़ों गुना इजाफा हो सकता था। जाहिर है कि किसी मुल्क को ये हथियार किसी और जरिए से नहीं हासिल हो सकते थे और उन्हें हासिल करने के लिए बहुत से ममालिक मुंह मांगी कीमत अदा करने को तैयार थे। लेकिन हारूत राबील की बदकिस्मती ये हुई कि डी फॉस्टर फार्मूलों समेत हारूत राबील की कैद से फरार हो गया। न सिर्फ फरार हुआ बल्कि जर्मनी पहुंचकर उसने चंद बड़े ममालिक से उन फार्मूलों की सौदेबाजी की कोशिश भी कर डाली।